हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर के बेस्ट 25 क्वेश्चंस के साथ, और आज है इसका डे 4। कई सारे कैंडिडेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एग्जाम में पेपर किस लेवल का आएगा, एक सेशन हूबहू वैसे ही ले लीजिए जैसे कि पेपर बनेगा, क्योंकि अक्सर जैसे क्वेश्चन मैं करवाता हूं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि सेम वैसा ही पेपर आप कंडक्ट करवाइए, जिससे कि हमें एग्जैक्ट आइडिया लगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल क्या रहेगा और हम आखिरकार कितने कर पाएंगे। तो इसके साथ आज हम आ चुके हैं। ये सेशन बेनिफिशियल रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, वीपीओ, यानी यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो सिमिलर है, और यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि सिलेबस आप लोग को पता है, इस सिलेबस में एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर स्प्रेडशीट गिवन है, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। तो जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो क्या एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं? जी हां, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो फेमस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से नाम आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहां गिवन है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, यानी ये भी आपको पढ़ना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दिया हुआ है, इसलिए नेटवर्किंग भी आपको पढ़ना होगा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। बाकी तो टॉपिक्स के नाम सब गिवन हैं, यानी बहुत क्लियर कट तरीके से यहां पर बताया गया है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बात करते हैं यहां पर कैसे तैयारी की जाए। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में यूपी ट्रिपल एस सी के लिए आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाए जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम्स कवर हों, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग? इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट। हमें कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी पीडीएफ, कोई दूसरी मॉक टेस्ट पर ना जाना हो। अगर कोई ऐसे कोर्स की आप तलाश कर रहे थे तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। सर क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में? वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट आपको यहां पर मिलने वाला है। टोटल वीडियोस कितनी होंगी? 60 प्लस। कितने आवर्स का ये कोर्स होगा? 70 प्लस आवर्स का ये कोर्स होगा। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कवर किया गया है। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ें कहाँ से, तो आप पूरे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए गए हैं और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो स्प्रेडशीट से था, यानी एक्सेल से था। क्या था क्वेश्चन गाइस? व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल 2021 का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? यानी जब हम एक्सेल शीट खोलते हैं तो वहां पर जो एक्सेल का नाम हमें देखने को मिलता है वो क्या है? दैट इज बुक 1। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बुक 1। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो इसका आंसर कई लोगों ने शीट 1 भी दिया, कुछ ने डॉक्यूमेंट 1 दिया, कुछ ने एक्सेल 1 दिया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या था? बुक 1। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो फ्री के साथ साथ जिनमें एडिटिंग यानी मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, विंडोज, क्या ये आपके ओपन सोर्स हैं? बिल्कुल नहीं। मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स ब्राउजर में
आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑन अ माइक्रो कंप्यूटर। डैश माइक्रो कंप्यूटर पर पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हो, और माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्प्रेडशीट डेवलप करी है उसका नाम एमएस एक्सेल है। लेकिन दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज विसी कैल्सी। विसी कैल्सी की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये दुनिया की पहली ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये पहला ऐसा स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डिजाइन किया गया। आगे चलकर एमएस डॉस पर चलने वाला लोटस 123 नाम का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी एमएस एक्सेल, जो कि अगेन एक स्प्रेडशीट पैकेज है। एप्पल ने कहा हम भी लॉन्च करेंगे रोज एंड कॉलम्स में एक स्प्रेडशीट को, और एप्पल ने लॉन्च किया जिस स्प्रेडशीट को, उसका नाम है नंबर्स। क्या नाम है? नंबर्स। तो नंबर हो गया एप्पल के केस में, विसी कैल्सी हो गई आपकी सबसे पहली, एमएस डॉस पर चलने वाली जो स्प्रेडशीट है दैट इज कॉल्ड लोटस 123, और माइक्रोसॉफ्ट की हो गई एमएस एक्सेल। वेरी गुड। ट्विटर rebrand as X confirmed that the character limit of a tweet for Twitter blue tick user is now dash characters। ट्विटर, जिसको अब X के नाम से जाना जाता है, ने पुष्टि की है कि ट्विटर ब्लू टिक उपयोगकर्ताओं के लिए ट्वीट की वर्ण सीमा अब क्या है। हम लोग जानते हैं कि ट्विटर, जिसको अब X के नाम से जाना जाता है, यहां पर ब्लू टिक उनको दिया जाता है जो इसको परचेज करते हैं। परचेज वाले यूजर्स को ब्लू टिक मिल जाता है जो पेमेंट देते हैं, और वहां पर उनके लिए जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ट्विटर का मतलब क्या था, जिसमें एक सीमित कैरेक्टर्स को हम टाइप कर पाए, ट्वीट कर पाए। लेकिन जब इसको रीब्रांड किया गया एक्स में, तो इसका ये फीचर भी खत्म कर दिया गया। अब यहां पर हम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं ट्विटर यानी एक्स के केस में, कंफर्म्ड ब्लू टिक वाले प्रोफाइल में? द करेक्ट आंसर इज 140, 280, 4000 या 10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जब ट्विटर स्टार्टिंग में बना तो इसकी जो लिमिट निर्धारित की गई कैरेक्टर्स की, जितने हम टाइप कर पाते थे, वो थी 140, जिसको बढ़ाकर बाद में 280 किया गया। जब यहां पर ट्विटर को एक्स में कन्वर्ट किया गया तो इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया और 4000 कर दिया गया, और ब्लू टिक वाले यूजर्स के लिए इसकी लिमिट को इंक्रीज करके 4000 से अब कितना कर दिया गया है? 10,000। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पहले 140 थी, फिर 280 बनी, 280 से 4000, और अब 4000 से इसकी लिमिट को क्या कर दिया गया? 10,000 कर दिया गया है ब्लू टिक यूजर्स के लिए। Very good. Which company did Facebook acquire in 2012 for $1 billion? Facebook ने 2012 में $1 बिलियन में किस कंपनी का अधिग्रहण किया था? फेसबुक लगातार कई सारी कंपनीज को खरीदती चली जा रही है, मर्ज कर रही है अपने में, लेकिन आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसको 2012 में $1 बिलियन में खरीदा गया। व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ट्विटर? वेरी गुड। हम जानते हैं कि फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका है। जो यूनिफॉर्म नेम है, जो यूनिवर्सल नेम है, वो क्या है? मेटा। मेटा के अंदर ही आपका फेसबुक भी आता है, उसी के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, तो सब आपकी मेटा कंपनी का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही। अब अगर बात करें कि किसको खरीदा गया, तो आंसर है इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में परचेज किया गया फेसबुक के द्वारा 2012 में, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम, जिस पर आप रील्स बनाते भी हैं और कई बार अलग अलग प्रकार की रील्स को देखते भी हैं। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू क्रिएट फेसबुक यानी मेटा?
फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया? हम लोग जो फेसबुक मैसेंजर का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम फेसबुक प्रोफाइल्स भी क्रिएट करते हैं, इस केस में जो फेसबुक बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, वो कौन सी थी? जावा, पीएचपी, सी प्लस प्लस या सी शार्प? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज पीएचपी, यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी जो कि काफी फेमस लैंग्वेज है, इसको यूज किया किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा, जिसके द्वारा वो फेसबुक का पेज जो हम लोग ओपन करते हैं, जो प्रोफाइल है जिसको ओपन करते हैं, जिस पे रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वो किस लैंग्वेज में बनी हुई है? दैट इज पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक्स क्रिप्टो करेंसी? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे लिब्रा, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, ये सब क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। क्रिप्टो करेंसीज का मतलब इसको आप डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं, जिस पर किसी का रेगुलेशन नहीं, जिस पर किसी का सेंट्रल बॉडी नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन बहुत फेमस है। क्या फेसबुक की भी कोई क्रिप्टो करेंसी है? जी हां, दैट इज नोन एज लिब्रा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? लिब्रा इज द राइट वन। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है, ये किस कंपनी की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, दैट इज कॉल्ड लिब्रा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स ई-गवर्नेंस इन इंडिया was the establishment of डैश। भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम डैश की स्थापना थी। ई गवर्नेंस का मतलब आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी सरकार ने चलाने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए पब्लिक से, बिजनेस से क्या डेवलप किया? डिजिटल पोर्टल्स डेवलप किए, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में सरकार के द्वारा जो पहला स्टेप उठाया गया वो क्या था? क्या एस्टैब्लिश किया गया, क्या डेवलप किया गया? अर्पानेट, 5G, इरडा या एनआईसी? करेक्ट आंसर है, सबसे पहले सरकार ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जहां से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, कंट्रोल हो इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, डैश इज इंडिया फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट। डैश क्या भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या केरल? कह रहा है ई गवर्नेंस लागू करने वाली, कंप्लीट तौर पर फुली ई गवर्नेंस लागू करने वाली इंडिया की पहली स्टेट कौन सी थी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या केरल? द करेक्ट आंसर इज केरल। तो आपने शायद ये न्यूज में पढ़ा ही होगा कि पूरे तरीके से फुली ई गवर्नड स्टेट जो बनी, दैट इज कॉल्ड केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, huge gap between users and non-users of e-government service is called। ई सरकार के उपयोगकर्ताओं और गैर उपयोगकर्ताओं के बीच जो भारी अंतर है सेवाओं को लेकर, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट के सर्विसेज को, जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करते हैं और जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज नहीं करते, उनके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो आप कह सकते हैं जो दूरी है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट गैप, ई गैप, डिजिटल डिफरेंस या डिजिटल डिवाइड? द करेक्ट आंसर इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है वो लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और वो लोग जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, जो उनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब वो लोग जो सरकार की सर्विसेज प्रयोग करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा?
डिजिटल डिवाइड ही कहलाएगा। और सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है डिजिटल इंडिया को लेकर, कि सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग कर पाए, डिजिटल डिवाइड कम हो पाए, ये सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है। वेरी गुड। डैश इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन डैश। डैश ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश में किया था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव किया जाए, कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे निकाला जाए, इसके लिए डेवलप किया गया क्या वर्ल्ड वाइड वेब। किसने डेवलप किया? टिम बर्नर्स ली ने। कब डेवलप किया? द आंसर इज 1989 में। तो हु इज नोन एज द पापा ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के पापा कौन है? टिम अंकल। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? टिम बर्नर्स ली। और कब डेवलप किया गया? द आंसर इज 1989 में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, which of the following is not a standard protocol used in IoT domain? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डोमेन में उपयोग किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल नहीं है? वाईफाई, जेड वेव, जिगबी या लोमी? अगर हम लोग IoT की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो इसका मतलब होता है कि कैसे सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी की जाए, कैसे सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड IoT। IoT में क्या वाईफाई का प्रयोग होता है? जी हाँ। IoT में क्या जेड वेव का प्रयोग होता है? यस। IoT में क्या ब्लूटूथ का प्रयोग होता है? यस। जिगबी का प्रयोग होता है? यस। LOME का प्रयोग होता है? नहीं। ऐसे कोई टर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई प्रोटोकॉल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ के द्वारा कम्युनिकेशन, जिगबी के द्वारा कम्युनिकेशन, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन और RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसी कम्युनिकेशन को बोलते हैं IoT कम्युनिकेशन, लेकिन LOME का प्रयोग नहीं करते। वेरी गुड। हाउ मेनी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर? ओपन IoT आर्किटेक्चर में तत्व की संख्या कितनी होती है? आप लोग ने IoT पढ़ा होगा तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर की, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं वो 7 है। देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स डिफाइंड इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर में जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 7। अब ये 7 एलिमेंट्स कौन से हैं? वैसे ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर जो आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, IoT को डेवलप करने के लिए जिन 7 चीजों की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले हमें एक मशीन चाहिए होगी जिसको कॉन्फ़िगर करना होगा, मॉनिटर करना होगा, लगातार देखना होगा। क्लाउड डेटा स्टोरेज, क्लाउड का प्रयोग करना होगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि IoT डेटा को स्टोर कहां पर करती है? क्लाउड में। तो क्लाउड डेटा स्टोरेज का प्रयोग होगा। शेड्यूलर, शेड्यूल की जाएंगी चीजें ताकि काम ऑटोमेटिक हो। रिक्वेस्ट किया जाएगा टाइम टू टाइम मशीन से ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। रिक्वेस्ट को प्रेजेंट किया जाएगा यानी प्रेजेंटेशन है। सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, सर्विस को बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर करने पर फोकस होगा। और यूटिलिटी मैनेजर का मतलब है कि स्पीडी परफॉर्मेंस, ताकि चीजें हमारी कैसी हो पाए? फास्ट हो पाए। यूटिलिटी मैनेजर का प्रयोग भी करना होगा। सेंसर मिडलवेयर, जिसको XGSN के नाम से जानते हैं, सेंसर्स का भी प्रयोग बहुत जरूरी है। जैसे टच स्क्रीन के सेंसर्स होते हैं, तो IoT में जैसे ये स्मार्ट वॉच है, क्या ये टच स्क्रीन है? जी हाँ। ये जो मेरा लैपटॉप है, क्या ये टच स्क्रीन इनेबल्ड है? जी हाँ। तो आजकल जितनी भी चीजें IoT लेवल पर डेवलप हो रही हैं, क्या वो टच स्क्रीन इनेबल्ड हैं?
यस, तो यानी आईओटी आर्किटेक्चर में हमें ध्यान देना होगा किस बात पे, सेंसर मिडलवेयर के बारे में भी। वेरी गुड। व्हाट इज आर्डिनो यूएनओ इन आईओटी? कह रहा है आईओटी में एक बहुत फेमस टर्म है जिसे बोला जाता है आर्डिनो यूएनओ। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क है या प्रोटोकॉल है? करेक्ट आंसर है, ये जो आर्डिनो है ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर चिप है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप किस में आती है? हार्डवेयर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आर्डिनो है आईओटी में वो क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर चिप। और माइक्रो प्रोसेसर चिप इज कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस। जैसे कि कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, वैसे ही आईओटी डिवाइसेस में भी क्या लगा होता है? आर्डिनो यूएनओ चिप, दैट इज द हार्डवेयर डिवाइस, है ना, जो आपको यहां पर दिखाई भी दे रही है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है? अनुप्रयोग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। वेरिएबल्स, स्मार्ट ग्रिड, आर्डिनो या स्मार्ट सिटी? आईओटी कहां कहां पर अप्लाई होता है? वेरिएबल्स यानी स्मार्ट चश्मे, जिनको हम लोग 3D 4D स्पेक्स भी बोलते हैं, है ना, तो ये वेरिएबल्स तो बिल्कुल होगा। स्मार्ट ग्रिड, बिल्कुल स्मार्ट ग्रिड का प्रयोग करके हम आईओटी को एक नया आयाम देते हैं जिसके द्वारा आईओटी डिवाइसेस ऑटोमेटिक तरीके से काम करती हैं। जैसे मैंने कितने स्टेप्स चले, मेरा बीपी क्या है, क्या मेरी जो पल्सेस हैं वो सही काम कर रही हैं, मेरा हार्ट रेट क्या सही है, ये सब मुझे स्मार्ट वॉच बता देती है। ये क्या है? क्या ये एक स्मार्ट ग्रिड है? जी हाँ। आर्डिनो, क्या आर्डिनो में भी प्रयोग होता है आईओटी का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्डिनो क्या है? आईओटी के अंदर जो चिप लगी होती है, आईओटी डिवाइसेस में जो चिप लगी होती है उसे आर्डिनो बोलते हैं। तो यानी ये तो हार्डवेयर डिवाइस हो गई, ये एप्लीकेशन तो है नहीं, ये अनुप्रयोग तो है नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आर्डिनो। जबकि स्मार्ट सिटीज डेवलप करने में क्या हर चीज ऑटोमेटेड होगी? क्या हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी? बिल्कुल सही। स्मार्ट सिटी का मतलब कि वहां पर जो रेलवे स्टेशन हो वो स्मार्ट हो, जो बस स्टैंड हो वो स्मार्ट हो, पूरी सिटी में जो मॉल्स हो वो स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब इंटरनेट की पूरी कनेक्टिविटी उनमें होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी। और इसका मतलब आईओटी का यूज होना चाहिए। तो आईओटी का इस्तेमाल कहां कहां होता है? इंडस्ट्रीज में, मेडिकल में, हाउस ऑटोमेशन में, डिफेंस में, बिजनेस में, हर जगह पर इंटरनेट का प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज एमक्यूटीटी प्राइमरली यूज्ड फॉर इन आईओटी? आईओटी में एमक्यूटीटी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं कि आईओटी में एमक्यूटीटी एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, एक हल्की फुल्की प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग होम ऑटोमेशन के केस में करते हैं। एमक्यूटीटी का मतलब है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? यूजर कम्युनिकेशन के लिए नहीं, सिस्टम ट्रांसफर के लिए नहीं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। जी हां, एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे बात करेगी, कैसे कम्युनिकेट करेगी, ये डिफाइन करेगा क्या? एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, क्रिएट कनेक्शन भी नहीं होगा। वेरी गुड। डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल डिजाइन्ड बाय गूगल। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। डैश गूगल द्वारा डिजाइन किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल है। गूगल जेमिनी, गूगल प्लस, गूगल चैट जीपीटी या गूगल ओपन एआई? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है गूगल जेमिनी, जिसको पहले गूगल बार्ड नाम से भी बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? गूगल जेमिनी कर दिया गया है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है
कि गूगल के द्वारा जो डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है उसका नाम क्या है? जेमिनी। लेकिन इसका पहले नाम क्या था? बार्ड। तो बार्ड का नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? जेमिनी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो गूगल इंट्रोड्यूस्ड जेमिनी। नेक्स्ट, डैश इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट इज प्रोवाइडेड बाय अपाचे टू प्रोसेस एंड एनालाइज वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब बिग डेटा प्रोसेसिंग। बड़े बड़े डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप किया गया, ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बदलाव भी कर सकते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क। इट इज प्रोवाइडेड बाय अपाचे। किस कंपनी के द्वारा यह प्रोवाइड किया गया? अपाचे कंपनी के द्वारा। टू प्रोसेस एंड एनालाइज, जिसके द्वारा हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम किस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का प्रयोग करें? बताइए। डैश एक खुला सोर्स ढांचा है। यह अपाचे द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित, विश्लेषण करने के लिए प्रदान किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मोंगोडीबी, हडूप, स्पार्क या क्लाउडेरा। द करेक्ट आंसर इज हडूप। हम लोग पहले भी यह बात पढ़ चुके हैं कि हडूप का प्रयोग किया जाता है किस पर्पस से? बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, बिग डेटा प्रोसेसिंग को मैनेज करने के लिए। जिस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? हडूप है। हडूप की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। तो हडूप की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में आती है। दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, यानी जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। दैट इज कॉल्ड हडूप। लेकिन हडूप को इस समय टक्कर दे रहे हैं कई अलग प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे मोंगोडीबी, स्पार्क, क्लाउडेरा। ये सब हडूप के कंपटीटर्स हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क में काम नहीं करते। ये बिग डेटा को तो मैनेज करते हैं बाकी, लेकिन क्या बाकी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क भी हैं? क्या बाकियों को भी अपाचे ने डेवलप किया है? जी नहीं। तो अगर अपाचे की बात की जाएगी, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क की बात की जाएगी और बिग डेटा को मैनेज करने की बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन एंड वन, दैट इज हडूप। लेकिन बिग डेटा को मैनेज करने के लिए क्या मोंगोडीबी का भी प्रयोग किया जा रहा है? यस। क्या स्पार्क का भी प्रयोग किया जा रहा है? यस। क्या क्लाउडेरा का प्रयोग भी किया जा रहा है? यस। तो बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए इन चारों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चारों में जो ओपन सोर्स है, जिसको अपाचे के द्वारा डेवलप किया गया है, वो कौन सा है? द मोस्ट फेमस वन, दैट इज हडूप। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the given language is not commonly used for artificial intelligence? दी गई भाषा में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए उपयोग नहीं की जाती? लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन या पर्ल? सोच के बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब रोबोट्स डेवलप करना, चैटबॉट डेवलप करना। इनके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग में नहीं की जाती है? लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन, ये तो बहुत फेमस हैं एआई के लिए, लेकिन पर्ल का प्रयोग नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर इज पर्ल, विच इज नॉट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पस, जिसका प्रयोग एआई के लिए नहीं करते। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हमें उन लैंग्वेजेस का नाम बता दीजिए, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम बता दीजिए जिसका प्रयोग एआई के लिए किया जाता है। तो 10 फेमस लैंग्वेजेस जिनका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है वो कौन सी हैं? पाइथन सबसे पॉपुलर, लिस्प, जावा, मर जावा लुट जावा नहीं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मिस्टर जेम्स गॉसलिंग, सन माइक्रो सिस्टम जिसको ओरेकल ने खरीद लिया है, सी प्लस प्लस, आर, जूलिया, प्रोलॉग, हास्कल, जावास्क्रिप्ट और स्केला।
ये 10 लैंग्वेजेस हैं जिनके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, चैटबॉट, मशीन लर्निंग इन सब पर काम कर रहे हैं। दीज आर दी लैंग्वेजेस, और इनका चलन भी बहुत है ना। आजकल लोग सीख रहे हैं पाइथन, लिस्प, जावा, सी प्लस प्लस, आर, जूलिया, ताकि हम एआई सीख पाए, है ना। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। वेरी गुड। डैश इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। डैश मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो बहुस्तरीय तांत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन को सिखाने का तरीका मशीन लर्निंग है। कह रहा है ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। ये मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो बहुस्तरीय तांत्रिक नेटवर्क का उपयोग करता है, जो न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करता है, जो न्यूरॉन्स का यूज करता है। और न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स कहां पर यूज होता है? ब्रेन में। यानी जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या ब्रेन की बात करते हैं? जब हम ब्रेन की बात करते हैं, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो हम डीप लर्निंग की बात करते हैं। डीप लर्निंग का मतलब हम जो सोचते हैं वैसे ही मशीन सोचे। जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वैसे ही मशीन के अंदर भी फीलिंग्स डेवलप हो। दिस इज कॉल्ड डीप लर्निंग। आप लोगों ने चिट्टी मूवी देखी होगी, है ना, जहां पर रोबोट को डेवलप किया गया, लेकिन शुरुआती तौर में उसको अप्रूवल नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। तो इसको डिसअप्रूव कर दिया गया कि इसमें फीलिंग्स ही नहीं है। फिर कहा गया कि इसमें फीलिंग्स भी जगाई जाएंगी, और फीलिंग्स जगाने के बाद क्या हुआ ये तो आपने मूवी के अंदर देख लिया। लेकिन एक्चुअल में मशीन के अंदर ब्रेन फिट करना, उसको इंसानों के तरीके से ट्रेन करना, न्यूरॉन्स डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर आ पाए। हमारे अंदर अगर ब्रेन है, न्यूरॉन्स है, तो क्या हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? जी हां। ऐसी रोबोट्स के अंदर अगर न्यूरल नेटवर्क होगा तो क्या वो भी डिसीजन लेने में कैपेबल होगा? यही ट्रेनिंग देना, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। वेरी गुड। डैश इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लिए डैश सामान्य भाषा है। लिस्प, पाइथन, पीएचपी या जावा। क्या हम इन सभी चारों लैंग्वेजेस की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, लिस्प मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना, इसकी मदद से कर सकते हैं। पाइथन बिल्कुल कर सकते हैं। पीएचपी बिल्कुल कर सकते हैं। जावा, जी हां। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कॉमन लैंग्वेज, यानी ऐसी कौन सी आम तौर पे यूज की जाने वाली लैंग्वेज है एआई पर्पस से? द करेक्ट आंसर इज पाइथन। सबसे फेमस कह लीजिए या सबसे कॉमन कह लीजिए, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पाइथन। नेक्स्ट, which of the following are the proposition symbols in artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव प्रतीक है? ट्रू, फॉल्स, नल, ट्रू, फॉल्स या ट्रू एंड फॉल्स? क्या होगा? अब बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई का मतलब मशीन को ट्रेनिंग देना, मशीन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, मशीन को थिंकिंग प्रोवाइड करना। मशीन का मतलब रोबोट्स। मशीन किस पर काम करती है? बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर्स का मतलब 0 और 1। 0 और 1 का मतलब ट्रू और फॉल्स। यानी आंसर क्या होगा? 0, 1 भी बोल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीन्स, मशीन्स का मतलब रोबोट कह सकते हैं। और मशीन्स या रोबोट को सिखाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे? एक तरफ से हम ज्यादातर जो कोडिंग है वो मशीन्स बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में करेंगे, और ये लैंग्वेज क्या होगी? 0-1 के फॉर्मेट में। 0-1 का मतलब ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड। A database used by Microsoft Windows for storing configuration information is known as, बताइए, कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को क्या कहा जाता है? रजिस्ट्री, रिकॉर्ड, कुकीज या कैशे? जब हम बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की,
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं, यानी जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है, ऑन होता है, तो वहां पर जो डेटाबेस होता है उसे क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री। यानी द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, दैट इज रजिस्ट्री। तो माइक्रोसॉफ्ट में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेटाबेस का प्रयोग होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्री। रेज एडिट के नाम से भी आप जानते होंगे, है ना? एक कमांड दिया जाता है रेज एडिट, जहां पर हम रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। वेरी गुड। एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन डैश नेम्ड एज डैश was announced on February 8, 2023। एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण डैश, जिसका नाम डैश है, की घोषणा 8 फरवरी 2023 को की गई थी। नाम बताइए। 8 फरवरी 2023 को एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आया, दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड 14, और जिसका नाम क्या था? अपसाइड डाउन केक। एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। लेकिन 14 से पहले कौन सा था? 13। नाम क्या था? टेरामिसु। 13 से पहले कौन सा था? स्नो कोन। नाम क्या था? एंड्रॉइड 12, दैट इज स्नो कोन। एंड्रॉइड 12 से पहले कौन सा था? एंड्रॉइड 11 रेड वेलवेट केक। और अब अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि एंड्रॉइड 15 का नाम क्या होगा? सब खाने पीने वाली चीजें हैं, तो 15 से क्या होगा? यू के बाद क्या आएगा? वी, अल्फाबेटिकल मैनर में, एंड दैट इज कॉल्ड वेनिला। तो वेनिला आइसक्रीम ये आ रहा है एंड्रॉइड 15, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है? एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। ठीक, तो आइसक्रीम खाएंगे बाद में जब लॉन्च हो जाएगा एंड्रॉइड 15। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये है ना एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। तो अभी केक का लुत्फ उठाइए, अभी केक का मजा उठाइए, जब 15 आ जाएगा तो आइसक्रीम का मजा भी ले लेंगे, है ना? क्या ही दिक्कत है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अमंग दीज इज नॉट ओपन सोर्स? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है? सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस, मोबाइल के केस में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का वेरी फेमस। लेकिन यहां पर आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बदलाव भी पॉसिबल है ना? दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो क्या विंडोज फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी नहीं। क्या लाइनेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी हां। क्या ओपन सोलरिस फ्री ऑफ कॉस्ट है? ओपन सोर्स है, यस। क्या फेडोरा भी ओपन सोर्स है? यस। तो कौन सा नहीं है? विंडोज नहीं है, बाकी सब हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वास्तव में जो कि पूरे तरीके के ओपन सोर्स में काउंट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बदलाव किया जा सकता है? लाइनेक्स है, ओपन सोलरिस है, फेडोरा है, फ्री बीएसडी है, एंड्रॉइड है, क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबुंटू है, फेडोरा है, सोलस है, एक्स यूबुंटू है, लाइनेक्स मिंट है, रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि ओपन सोर्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो सारे नाम भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। बताइए, शेल, कर्नल, डायरेक्टरी या यूजर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक क्या है? जो ऑर्डर देता है, जो कमांड देता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है? कर्नल है।
वेरी गुड। कर्नल का काम क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, कमांड देना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नल। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़िए जरा एक बार। डैश वॉज अ बूट सेक्टर वायरस विच मीन्स इट इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क। डैश एक बूट सेक्टर वायरस था जिसका अर्थ है कि इसने फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित कर दिया है। क्या नाम है इसका? क्रीपर, रीपर, रेसिडेंट या ब्रेन? कमेंट करके बताइएगा। दिस इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, आएगा जरूर ये क्वेश्चन एग्जाम में। जरा मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर को एक बार बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज पढ़ ले, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर ले, अगर कुछ इस तरीके से पूरा कवर करना चाहते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जहां कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, थ्योरी सहित आपको बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया गया है। वैलिडिटी कितनी है सर इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कितने घंटे का कोर्स है? 70+ आवर्स का कंप्लीट कोर्स। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में या जो नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया था उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। ये है अरोड़ा एजुकेटर ऐप, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।